मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जिज्ञासु छात्र छात्राओं, अपनी इस कक्षा 10वीं के हम बेटा अगले जो पिछले जो पाठ पढ़ा रहे थे उस जिसका नाम है पुरस्कार 3.2 पर चर्चा चल रही थी। ये पाठ पूर्ण हो गया। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई जो गद्यांश है वह बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइएगा इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन में अच्छा, इसको तो मैं तुम लोग बतला दिया था बेटा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? द्वितीय, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाली राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर किस प्रकार की जीवन निर्वाह को चुना और क्यों? तृतीय प्रश्न है, दुर्ग पर अरुण के गुप्त आक्रमण की सूचना सेनापति को दे करके मधुलिका ने अपने प्रेम के प्रति विश्वासघात का कार्य किया अथवा उत्कृष्ट नागरिकता का परिचय दिया? उपयुक्त उदाहरण लेकर के अपने मत का समर्थन करो। दो पक्ष हो गए ना बेटा मधुलिका को। एक तरफ तो वो अरुण से विशेष स्नेह रखती थी, दूसरा है कौशल के क्या कहते हैं वो नागरिक थी, वहां का क्या कहते हैं अन्न खाती थी। तो उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है मधुलिका का, और जिसके प्रति स्नेह रखती प्रेम रखती उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये अपना जो है मत प्रस्तुत करना है। ठीक है। चतुर्थ देखो, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा एवं स्वयं बंदी अरुण के पास क्यों जा खड़ी? पंचम, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। देखा, इस कथन के पक्ष में आपने विचार कीजिए। षष्ठ, भाव स्पष्ट कीजिए। मधुलिका की आंखों में आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तिष्क झंकृत हो उठा। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। उपरोक्त कथन को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है। ये प्रश्नों का उत्तर जैसा मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया है पाठ को, और उसी के आधार पर बेटा देख करके सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें निहित है, इसलिए समझ करके तुमको मेहनत करनी है। ठीक है। इतना याद रखिएगा कि अभ्यास के प्रश्न को यदि तुमने हल कर लिया तो बहुत कुछ तुमको ज्ञान हो गया। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना और पूरे प्रश्न हल करना। आगे पाठ के आगे जो दिया है ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी ध्यान देना। सभा विसर्जन के बाद मधुलिका सबकी दृष्टि में ओझल हो गई, सबकी दृष्टि से ओझल हो गई। उस समय उसकी मन स्थिति कैसी रही होगी सोचकर। ये कॉमन सेंस जिसको कहते हैं ना कि अपने विचार की बात। लेखक ये जानना चाहता है कि बच्चा में जिज्ञासा कितनी है। इसके लिए इन प्रश्नों का उत्तर लिखने। आपने पूरे पाठ को पढ़ा है और पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का बनाना है। दूसरा कहता है पुरस्कार नामक कहानी का नाट्य रूपांतर कर कक्षा में मंचन कीजिए। देखा, कहता है पुरस्कार नामक कहानी को मैंने अपने विचारों में मंथन कर क्या कहते हैं मंच पर प्रस्तुत
करने की कोशिश है। ये क्या है? ये बेटा कहानी है, परंतु मंच पर मंथन इसको प्रस्तुत करने का मतलब होता है या तो एकांकी होगा या नाटक। जिसको मंच पर मंचन किया जाता है उसको कहते हैं प्रहसन या नाटक। इसकी दो विशेषता हो, क्या? ये दृश्य काव्य भी कहलाता है और श्रव्य काव्य भी कहलाता है। इसे है ना, क्या कहते हैं इसको? विधा। हमारी साहित्य की भाषा में ये विधा कहलाती है। तो ये कहानी गद्य विधा है, ठीक है? याद रखना। आ जाओ आगे। तृतीय, कोश का कृषि महोत्सव भारतीय जनजीवन में श्रम की स्थापना करता है। अच्छा, जनजीवन है ये कौन समास है बताओ? कौन समास? ये संबंध तत्पुरुष है, याद रखना। जन का जीवन, जन जीवन समझ में आना बेटा? विच्छेद करके देख लिया करो और उसके बाद उसका निर्णय लिया करो। इस कथन के आधार पर भारत की सामाजिक व्यवस्था में श्रम के महत्व को प्रतिपादित की थी, ठीक है? चौथा, मल्लिका की आंखों के सामने कभी सी मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती है। अरुण मगध का है और सी मित्र कौशल, कौशल का अन्न खा रहे, मगध से के ये अरुण से वो स्नेह रखती, प्रेम रखती। तो इसको लिखना। उसकी स्थिति उसके मानसिक द्वंद्व को दर्शाती है। इस द्वंद्व यह द्वंद्व आपको किस प्रकार प्रभावित करता है, ये अपने विचार व्यक्त करने। इस तरह से ये रहा बेटा भाषा। अब आ जाओ क्या कहता है भाषा के बारे में। पुरस्कारनामा यह पाठ गद्य की विधा कहानी के अंतर्गत आता है। अब भी बताया तुमने। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य विधाएं हैं और पद्य विधाएं ना, तो गद्य विधा में ये कहानी एक विधा है। जैसे उपन्यास, जैसे एकांकी, नाटक, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये सब गद्य विधाएं कहलाती है। उसमें से कहानी भी एक गद्य विधा के अंतर्गत आता है। कथा वस्तु चरित्र चित्रण अथवा पात्र कथोपकथन, देश काल अथवा वातावरण, उद्देश्य, शैली, शिल्प ये कहानी के अनिवार्य तत्व होते हैं। देखे ना, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है बेटा कि कहानी गद्य विधा के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो इसको बताना पड़ेगा। क्या? पात्र, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, उद्देश्य और शैली, ये जो है कहानी के प्रमुख तत्व कहे जाते हैं। इस कहानी में ये तत्व किस रूप में आए हैं, उदाहरण देकर के पाठ की कहानी होने की सार्थकता सिद्ध की। यानी जो विधाएं होती है उसको सिद्ध करना पड़ता है कि कौन कौन से ये कहानी के गुण हैं इसमें। तो इतने गुण होने चाहिए। अभी बताया ना, कहानी का उद्देश्य होना चाहिए, उसकी शैली होनी चाहिए, है ना,
देश काल परिस्थिति होनी चाहिए और कथोपकथन कहते हैं, प्रश्नोत्तर इत्यादि जो संवाद होता है उसको कहते हैं कथोपकथन, और पात्र कितने होते हैं ये होना चाहिए। ये सारी जो है गद्य तत्व कहलाते हैं। तो समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न, ये प्रथम प्रश्न समझ में आया ना बेटा। दूसरा कहता है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। देखा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या है? प्रतिनिधि कवि। छायावादी कवियों में प्रसाद जी का नाम आता है। समझ में आया? छायावाद किसको कहते हैं जानते हो? है छायावाद उसको कहते हैं बेटा जहाँ निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत की जाती है, ऐसे काव्यों को छायावाद कहा जाता है ना। प्रकृति देवी तो प्रावृत ऋतु में नित नव शोभा पाती है। हमारे इस गांव के भूतपूर्व स्वर्गवासी गया प्रसाद जी बसेरिया, उसकी एक कृति है। हाँ, वो भी बहुत अच्छे कवि थे। उनकी लिखी हुई अभी मेरे पास एक पुस्तक है, महादेव के बिहार, छत्तीसगढ़ी में लिखे हैं। तो इनकी जो कविता है बेटा छायावादी कहलाता है। क्या? प्रकृति देवी तू प्रावृत ऋतु में नित नव शोभा पाती है। जनु विभूषिता रूप गर्विता दिव्य नवीली भाती है। ये उनके एक प्राकृतिक छटा का कितना सुंदर चित्रांकन है, जिसमें प्रकृति किसको कहते हैं जानते हो बेटा? अंग्रेजी कहते हैं विच इज गिवन बाय गॉड। ईश्वर प्रदत्त जो चीजें हैं, जैसे धरती है, आकाश है, हवा है, जल है ना, ये सब ईश्वर इसको किसी ने बनाया है, इसी का नाम है। तो जहाँ निर्जीव सजीव की तरह वर्णन किया जाता है, उसी का नाम है छायावाद। तो कविवर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, जिसका मैंने उदाहरण और लक्ष्य तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया। प्रश्न कहता है, ये प्रसाद जी उसके प्रतिनिधि कवि हैं। उन्हें मूलतः प्रेम का कवि माना जाता है। मानवता और मानवीय भावनाओं के चित्रण उन्होंने अनेक स्थलों पर किया। उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों को बहुलता से देखी जा सकती। तत्सम काल कितने तत्सम और तद्भाव तुम तीसरी कक्षा से पढ़ता। हाँ, इसी चौथे बताया जाता है तत्सम प्राइमरी स्कूल कम से कम पाठ्य में तो बताते ही होंगे सर। तो यहाँ से लिखा तत्सम और तद्भाव। तत्सम शब्द जो है वास्तव में देवभाषा संस्कृत के शब्द है। वो देवभाषा संस्कृत के शब्द जब मूल शब्द जो है मातृभाषा में आ जाता है, तब वो कहलाता है तत्सम शुद्ध, और तद्भाव उसका इस प्रकार से समझ में आया। प्रतिकारात्मकता, ये जो आप तीनों प्रश्नों को देख लेना बेटा, इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया। अगले पीरियड में हम चौथी इकाई छत्तीसगढ़ परिवेश कला संस्कृति एवं व्यक्तित्व है ना, जिसमें 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।